हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। बेटा लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें आपने एक लाइन पढ़ी थी, ओमने सेलुला ई सेलुला। कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा ये लाइन किसने दी थी। ये लाइन एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। ओमने सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है कि जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलती है, ठीक है। और जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिल रही है, इसी को आज के भाषा में हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल डिवीजन बोल रहे हैं। अब सेल डिवीजन के टाइम पर होता क्या है, आपके पास एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करा और इस सेल ने डिवाइड करके कितनी सेल्स बना ली, दो सेल्स बना ली, एक और एक दो, ठीक है। अभी जो सेल है, जो ओल्ड सेल है उसको आप बोल रहे हो पेरेंटल सेल, और जो नई सेल्स बनी है, नई सेल्स जो है उनको आप बोल रहे हो बेटा डॉटर सेल्स। तो सेल डिवीजन क्या है, अ प्रोसेस बाय विच पेरेंटल सेल जो है वो डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी बेटा, दो डॉटर सेल्स बनाएगी। इसी को तो आप सेल डिवीजन नाम दे रहे हो, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन का, क्यों करना है हमें सेल डिवीजन, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारी। तो बेटा आप अपने आसपास किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो या फिर अपना खुद का ही एग्जाम्पल ले लो, तो आप भी एक समय पे एक सिंगल सेल हुआ करते थे और उस सिंगल सेल का नाम क्या था बेटा, जाइगोट नाम हुआ करता था, है ना। अब वो जाइगोट ने डिवाइड कर करके आपको एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर दिया है सिंपली। तो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस तो है। इसके अलावा आप जब एक सिंगल सेल थे, अब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुई है बेटा, वहाँ ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई सेल ओल्ड हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, तो नई सेल्स तो बनाना होता है ना। और नई सेल्स को बनाए वो कैसे, सेल डिवीजन के थ्रू। या फिर अगर ये इंश्योर करना है कि लाइफ कंटिन्यू रहे फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स, तो भी आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, सेल डिवीजन ही कराना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सेल डिवीजन का। अब अगर हम आगे बात करें कि सेल डिवीजन के टाइम पर होता क्या है, तो बेटा तीन चीज़ें वो देखने को मिलती है प्रोमिनेंटली। एक सेल डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा सेल का ग्रोथ और तीसरा सेल का डिवीजन। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए और ये तीन चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेटेड मैनर में कराने की ज़रूरत क्यों है, ताकि जो डॉटर सेल्स बने उसमें जो जीनोम जाए, वो जो जेनेटिक मटेरियल जाए वो बिल्कुल इंटैक्ट जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जेनेटिक मटेरियल को वहाँ तक डॉटर सेल्स तक पहुँचने में। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है इन तीनों इवेंट्स के बीच में। अब सेल साइकिल जो होती है वो क्या है, व्हाट इज सेल साइकिल। तो बेटा सेल साइकिल कुछ सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं, दे आर सम सिक्वेंशियल इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हैं एक जो एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा है दीज आर सिक्वेंशियल इवेंट्स बाय विच जो सेल है वो अपना डीएनए डुप्लीकेट करती है, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट कराती है, सेलुलर कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कराती है और अल्टीमेटली डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेती है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है इस पार्ट, कि वो इवेंट्स, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करेगा, मतलब यहाँ पर जो इवेंट हो दैट इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे कि प्रोटीन बनेगा या फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है उसकी भी डबलिंग होगी। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा है ये सेल के ग्रोथ की, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल ग्रोथ। और लास्ट में इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स बनेगी। तो ये बात कर रहा है बेटा किसकी, सेल डिवीजन की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बताता है कि जो सेल ग्रोथ है, जो हमने पढ़ा है अभी, सेल ग्रोथ है वो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो तो हमेशा होता रहता है। सेल ग्रोथ कैसा प्रोसेस है बेटा, कॉन्टिन्यूस है, ये हमेशा चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन सेल डीएनए की रेप्लिकेशन की जब बात करो तो वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है और उस स्पेसिफिक स्टेज का नाम क्या है बेटा, एस फेज। कब हो रहा है बेटा, ये एस फेज के टाइम पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल के इवेंट्स की बात हमने कर ली। अब अगर हम बात करें जो हमारा सेल डिवीजन होता है, जिसको हम क्या नाम देते हो, माइटोसिस नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, माइटोसिस। अब माइटोसिस के अगर फेजेस की बात करी जाए तो बेटा उसमें मेजरली दो फेजेस होते हैं। दो फेजेस कौन कौन से, एक फेज का नाम है बेटा इंटरफेज और दूसरे फेज का नाम है एम फेज। तो मेजरली दो ही फेजेस हो गए। अब ये जो दो फेजेस हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं कुछ फेजेस में। ये जो दो फेजेस हैं वो फर्दर और डिवाइडेड हैं, जैसे कि इंटरफेज के अंदर तीन सब स्टेजेस आती है, जैसे कि एक है G1 फेज, दूसरा आता है बेटा S फेज और तीसरा आता है G2 फेज।
ठीक है। उसके बाद आती है एम फेज स्टार्ट होती है। अब एम फेज में भी दो फेजेस होते हैं ब्रॉडली। एक को आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है या सेल पूरी डिवाइड कर जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है दोनों सेल। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटा प्रोफेज जो है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस जो है वो डिवाइडेड होता है 4 सब स्टेजेस में। प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन आएगा बेटा एनाफेज, और लास्ट में आता है आपके पास टीलोफेज। तो ये 4 सब स्टेजेस हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सीक्वेंस क्या है बेटा इन फेजेस का, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस की 3 सब स्टेजेस, G1, S फेज, G2 फेज। G2 फेज कंप्लीट होते ही इंटरफेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद M फेज, M का मतलब है यहाँ माइटोसिस से माइटोटिक फेज होता है, जिसमें आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। अभी जो न्यूक्लियर डिवीजन है जिसको कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होता है वैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, एमफेज कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बारी आता है साइटोकाइनेसिस की, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है या सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ, यहाँ पे डिवीजन होगा किसका, आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होते ही एमफेज कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट डायग्राम टाइप का डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या दिखा रखा है कि कोई सेल है आपके पास, ठीक है। ये सेल है, ये सेल को अगर डिवाइड करना है तो ये एंटर करेगी कौन से फेज़ में बेटा, G1 फेज़ में। G1 फेज़ में कुछ इवेंट्स कंप्लीट करेगी, फिर कहाँ जाएगी, S फेज़ में। फिर S फेज़ से कहाँ जाएगी, G2 फेज़ में। फिर G2 फेज़ से एंटर करेगी M फेज़ में, जिसमें पहले प्रोफेज आएगा, देन मेटाफेज आएगा, देन एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा, और टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस के बाद आपको 2 सेल्स मिल जाएगी, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ठीक है। इस तरीके से सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। इस तरीके से पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंप्लीट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें, दैट इज़ कि ड्यूरेशन क्या होता है सेल साइकिल का, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो जो ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का बेटा, सेल साइकिल का, वो वेरी करेगा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट की बात करें या फिर अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, तो ईस्ट में देखो 2 ही फेजेस हैं, एक इंटरफेज है ब्रॉडली और दूसरा क्या है बेटा, एम फेज। एक चीज़ याद रखो कि इंटरफेज 95% के आसपास टाइम ले जाता है, या 95% से ज़्यादा टाइम ले जाता है। एम फेज 5% के आसपास टाइम लेता है, ठीक है। अब अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट को टोटल टाइम तो 90 मिनट लगता है, ठीक है। और 90 का 95% होता है 85 मिनट, तो 85 मिनट्स के आसपास इसको इंटरफेज में जाता है। बाकी का बचा हुआ 5 मिनट कहाँ जाता है, एम फेज में। उसी तरीके से ह्यूमन की एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। अब 24 का 95% ऑलमोस्ट होता है अराउंड 23 आवर्स, तो 23 घंटे तो इंटरफेज में चले गए, बाकी का 1 घंटा कहाँ गया, एम फेज में, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम इंटरफेस की तरफ जाता है, 95% के आसपास का टाइम इंटरफेस की तरफ जाता है, बाकी का बचा हुआ जो टाइम होता है वो एम फेज में लगता है। तो ये आप याद रखेंगे, इट वेरीज फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड दिस वेरिएशन डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब अगर हम इंटरफेज की स्टेजेस देख लें कि इंटरफेज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इंटरफेज में सबसे पहले तो बेटा G1 फेज आती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट कहाँ से आते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या चीज़ हो रही है, या ये इवेंट दे रखा है तो बताना है कि कौन सी स्टेज में हुआ है, ठीक है। अब अगर G1 फेज़ की बात करें तो G1 फेज़ में क्या होगा बेटा, सिंपली देखो G1 फेज़ में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स जो होगी वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाती हैं बेटा, डुप्लीकेट हो जाती हैं। इसके अलावा सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल ग्रोथ भी कर रही होती है कंटिन्यूसली, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता इस फेज़ में। तो याद रखना, इस फेज़ में जो मेजर इवेंट है वो तो एक ही है कि डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, की ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाती है यहाँ पर आकर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा फेज़ है हमारे पास जो कि है बेटा एस फेज़। एस फेज़ में एस का मतलब ही है सिंथेसिस। अब इसमें एस फेज़ में क्या क्या हो रहा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है दैट इज़ डीएनए का रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की 1 कॉपी है, तो इस फेज़ के बाद डीएनए की कितनी कॉपीज़ हो जाएंगे बेटा, 2 कॉपीज़ देखने को मिलेंगे आपको सेल के अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करो
कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इसी फेज़ में होता है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसका डुप्लीकेशन इसी फेज़ में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को कंडेंस कराने में हेल्प करवाती हैं, ठीक है, तो वो भी यहीं होगा। इसके अलावा बेटा कोहेसिन नाम की प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहीं होता है, ठीक है। कोहेसिन एक ऐसी प्रोटीन है जो 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम को आपस में जोड़कर रखने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा G2 फेज़ है, अब हम G2 फेज़ पे आ जाते हैं। तो G2 फेज़ में क्या होगा बेटा, G2 फेज़ जो है उसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोटीन्स का, एक ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करेगी। एपीसी जिसको एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये बेटा मेटाफेज के टाइम पर हेल्प करती है। उसके बाद साइक्लिन्स एंड सीडीकेज जो होते हैं ये सेल साइकिल को रेगुलेट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। एक छोटी सी चीज़ और रह गई यहाँ पर कि देखो आपने फर्स्ट जीवन फेज़ में इतना लिख लिया था कि ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल जीवन फेज़ में डुप्लीकेट हो जाती है, लेकिन सारी नहीं होती, तो कुछ तो बची है ना। वो जो कुछ बची है उसमें कौन कौन बचा है, तो बेटा गोल्जी अपरेटस बच गया, और माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट। तो गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। इस फेज के टाइम पे मतलब क्या कह रहे हैं हम, जो G2 फेज होता है उसी टाइम पर ये डुप्लीकेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इनका नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर हम आगे बढ़े बेटा, इंटरफेस तो बेसिकली एक प्रिपरेटरी स्टेज होती है। कैसी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें सेल प्रिपेयर कर रही है डिवाइड करने के लिए। इट इज़ अ प्रिपरेटरी स्टेज, सेल डिवाइड करने के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अभी डिवाइड नहीं कर रही है। अब इंटरफेस जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा फेज़, एम फेज़, ठीक है। अभी जो एम फेज़ है इसके बारे में कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, क्या कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज़ है सेल साइकिल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनल्स का, सारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स का एक रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्दो सेल डिवीजन की कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस, सॉरी, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्रीज दिखती नहीं है हमें, या है नहीं, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसके जो कैरियोकाइनेसिस है, जो इसका न्यूक्लियर डिवीजन है, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब स्टेजेस क्या है कैरियोकाइनेसिस की, सबसे पहला प्रोफेज है, दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है, और चौथा क्या है बेटा, टीलोफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि इनको और क्या क्या बोल सकते हो। जैसे प्रोफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरी की पूरी सेल साइकिल का। दूसरा वाला मेटाफेज जो है सबसे बेस्ट स्टेज है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का, या फिर इसको आप बेटा मेटाफेज को शॉर्टेस्ट स्टेज तो नहीं बोला जाता, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा एनाफेज की बात करें तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम के शेप को स्टडी करने के लिए। एनाफेज को आप स्टेज भी बोलते हो, या एनाफेज को ही आप क्या बोल सकते हो बेटा, शॉर्टेस्ट स्टेज बोलते हो। एनाफेज को ही आप शॉर्टेस्ट फेज बोलते हो, सबसे छोटी एनाफेज ही होती है चारों में, ठीक है। और बेटा टीलोफेज जो होता है वो टर्मिनल स्टेज होता है, जिसको रिवर्स प्रोफेज भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ याद क्या रखना है, जो एम फेज है सबसे ड्रामेटिक स्टेज है। क्यों, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है इस टाइम पर। दूसरा, सेल साइकिल एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कोई क्लियर कट बाउंड्रीज यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में डिवाइड करा है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज, ठीक है। जिसमें एनाफेज जो है सबसे छोटा है और प्रोफेज जो है सबसे लंबा फेज है। अब अगर हम आगे हैं तो कैरियोकाइनेसिस हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है फेज़ हमारे पास प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो बेटा देखो, एस फेज के टाइम पे हमारे पास डीएनए की एक और कॉपी बन चुकी है, ठीक है। अब वो सेल फिर जाती है G2 में, तो G2 में भी हमारे पास 2 ही कॉपीज़ हैं डीएनए की। अब वो सेल एंटर करती है फिर एम फेज़ में, और एम फेज़ में सबसे पहले प्रोफेज में एंटर करी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो वहाँ पे डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्रोमेटिन की फॉर्म में जो डीएनए प्रेजेंट है उसका क्या होना है बेटा, कंडेंसेशन होना है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिगिंस विद द क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंस होना चालू होगा, ठीक है।
और इसके लिए क्या होगा बेटा, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल होगा। यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, जब आपके पास एक कॉपी थी तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में तो थी ही थी, ठीक है, लेकिन जब दूसरी कॉपी बनी तो वो भी क्रोमेटिन ही है, अब क्रोमेटिन की फॉर्म में ही है ना। अब ये दोनों डीएनए जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। अब उलझे हुए चीज़ों को अगर आप क्या कहते हैं कंडेंस कराने की कोशिश करोगे तो मुश्किल तो आएगी ना। तो उससे पहले, कंडेंस होने से पहले क्या होता है कि जो दोनों डीएनए आपस में उलझे पड़े हों वो सुलझते हैं, अनटेंगल होते हैं, और अनटेंगल होने के बाद कंडेंसेशन होना चालू होता है, ठीक है। अब कंडेंस होते 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 एक डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम यहीं पर बन जाता है। आपको क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और दिखते कैसे हैं कि हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ है, ठीक है, जो कि कहाँ अटैच्ड है, दे आर अटैच्ड एट सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये तो स्टार्टिंग वाली फेज़ है, अर्ली प्रोफेज, जहाँ पे अभी 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 ये कंडेंस होना स्टार्ट हुए हैं। अब अगर आप इस सेकंड वाला डायग्राम देखो, लेट प्रोफेज में देखो, तो आपको दिखेगा कि हर क्रोमोसोम जो है उसमें 2 क्या है बेटा, क्रोमेटिड्स हैं, और ये 2 क्रोमेटिड्स कहाँ जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको प्रोफेज में देखने को मिल जाता है बहुत आराम से। इसके अलावा और क्या होता है बेटा, इसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर मूव करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये इधर की तरफ, एक ऊपर वाले पोल की तरफ मूव करेगा, एक नीचे वाले पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रोजोम माइग्रेट टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्पिंडल एपरेटस भी बन जाता है। स्पिंडल एपरेटस में क्या आता है, एस्टरेज, और क्या आता है बेटा, स्पिंडल फाइबर्स। मतलब क्या है कि जब ये मूव कर रहे हैं तो अपने अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टरेज बनते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। एस्टरेज और स्पिंडल फाइबर्स को मिलाकर ही क्या बोल देते हो आप, स्पिंडल एपरेटस बोल देते हो। इसके अलावा एंड तक आते आते इस सेल में गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब का सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या याद रखना है कि यहाँ पे स्टार्ट होती है कंडेंसेशन से, ऑफ किसकी कंडेंसेशन, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से, और उसके लिए क्या होना होता है बेटा, अनटेंगल होना होता है। अब क्रोमेटिन कंडेंस होते होते क्रोमोसोम यही बन जाता है। कैसा दिखता है क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो सेंट्रोजोम होते हैं डुप्लीकेटेड, जो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, और जब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पिंडल एपरेटस को बनाना चालू कर रहे हैं, जिसमें स्पिंडल एपरेटस में क्या क्या आएगा आपके पास बेटा, एस्टरेज एंड स्पिंडल फाइबर्स। और बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज आपको सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होता है, तो बेटा प्रोफेज में ही डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है वैसे ही हमारी नेक्स्ट स्टेज चालू होती है, जिसको आप नाम देते हो बेटा मेटाफेज। तो यहाँ पे इसके इवेंट्स की अगर बात करी जाए तो बेटा मेटाफेज में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे बेटा इट बिगिंस विद, यहाँ लिखा है इट बिगिंस विद कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हुई वैसे ही मेटाफेज चालू हो गया। अब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सारे के सारे क्रोमोसोम्स को एक जगह पर पकड़ के रखा था। अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई सारे के सारे क्रोमोसोम्स बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं बेटा सारे के सारे न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म में। और इस फेज़ में तो क्रोमेटिन पूरी तरीके से कंडेंस भी हो जाता है, मतलब इस फेज़ में क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से बन जाते हैं। और कैसे दिखते हैं, सबसे मोटे और सबसे छोटे, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज है किसको स्टडी करने के लिए बेटा, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेंट्रोमेर के ऊपर बनते हैं, सेंट्रोमेर के साइड्स में बनते हैं, एज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर इसी फेज़ में स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, किसके ऊपर अटैच करते हैं बेटा, काइनेटोकोर के ऊपर अटैच करते हैं। और फिर होता है कंग्रेशन इवेंट। कंग्रेशन इवेंट का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सेल, की जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर की तरफ मूव करना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर मूव करते करते सेंटर की तरफ जब आ जाएंगे तो एक सिंगल मेटाफेजिक या फिर एक सिंगल इक्विटोरियल प्लेट बन जाएगी, और जैसे ही एक सिंगल मेटाफेजिक या इक्विटोरियल प्लेट बनती है वैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो बेटा, अभी तक यहाँ पर क्या था कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट में ही थे, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई सारे के सारे क्रोमोसोम्स देखो कहाँ, बाहर डिस्पर्स हो गए। जैसे डिस्पर्स हो जाते हैं तो बेटा इसके ऊपर क्या हो जाता है,
स्पिंडल फाइबर आकर कनेक्ट हो जाते हैं दोनों पोल से। अब स्पिंडल फाइबर आके कनेक्ट हुआ, अभी देखो ये जो क्रोमोसोम्स है रैंडमली कहीं पे भी अरेंज्ड है। अब इनको मूव करा के सेंटर ऑफ द सेल पर लेके आया जाएगा। सेंटर ऑफ द सेल पर लेके आने वाला जो प्रोसेस होता है उसी को आप क्या नाम देते हो, कंग्रेशन इवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ये नीचे ये वाला क्रोमोसोम जो नीचे की तरफ दिख रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना, और ये वाला जो क्रोमोसोम जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। यही तो होगा। दोबारा से समझाता हूँ, देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं क्या कहते हैं इधर उधर डिस्पर्स हो गए हैं। अब डिस्पर्स हो गए तो उसके ऊपर अब स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ। देखो यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, यहाँ से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या हो गए हैं बेटा, अटैच हो गए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच होने के बाद क्या होता है कि देखो सेंटर ऑफ द सेल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेंटर ऑफ द सेल है तो नीचे की तरफ जो क्रोमोसोम्स है ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ जो क्रोमोसोम है उनको नीचे की तरफ मूव कराया जाएगा। इसी जो सेंटर की तरफ मूव करने वाला जो इवेंट होता है क्रोमोसोम्स का उसी को आप नाम देते हो कंग्रेशन इवेंट। ठीक है, अब कंग्रेशन इवेंट होने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पे एक लाइन में आ जाएंगे और इसी प्लेट को आप नाम दोगे मेटाफेजिक प्लेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ही मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है, वैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है आपके पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बेटा, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो आपने क्रोमोसोम बनाया है, एक क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करती है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है क्या, कोहेसिन। ये एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है बेटा, कोहेसिन नाम है। ये प्रोटीन है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, कोहेसिन। ठीक है, जब तक कोहेसिन है तब तक ये दोनों क्रोमेटिड्स इस क्रोमोसोम के जुड़े होंगे, लेकिन जैसे ही कोहेसिन खत्म हुआ ये वाला क्रोमेटिड अलग और ये वाला क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। दोनों इसी को आप बोल रहे हो कि क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ होती है कि ये जो क्रोमेटिन है, ये सॉरी जो कोहेसिन है वो डिज़ोल्व होता है, वो डिग्रेड हो जाता है। अब जैसे ही ये कोहेसिन डिग्रेड हुआ वैसे ही एक क्रोमोसोम टूटकर दो क्रोमोसोम या दो टोटल क्रोमोसोम्स में सेपरेट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखो लिखा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और ईच क्रोमेटिड बिकम एन इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि जैसे ही आप बोल रहे हो कि जैसे ही बेटा ये कोहेसिन डिज़ोल्व हुई, जैसे ये कोहेसिन डिज़ोल्व हुआ वैसे ही ये क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो होगा ये भी एक क्रोमोसोम की तरह काम करेगा और ये जो होगा ये भी एक क्रोमोसोम्स की तरह ही काम करेगा। तो एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन चुके हैं बेटा, दो क्रोमोसोम बन चुके हैं। जब तक कोहेसिन था तब तक एक ही क्रोमोसोम था, लेकिन जैसे ही कोहेसिन डिग्रेड हुआ वैसे ही क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गए और जैसे ही स्प्लिट हुए वैसे ही दोनों क्रोमेटिड्स एक इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम की तरह काम करने लग गए। ठीक है, तो इसी को आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ बेटा, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई है। क्या हुआ है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ है। ठीक है, अब और क्या होता है बेटा, आपको पता है कि इस पोल से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ रखा है, इस पोल से भी स्पिंडल फाइबर ने पकड़ रखा है। अब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जिसको आप जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं वो डीपोलीमराइज होना चालू होंगे। ठीक है, डीपोलीमराइजेशन होगा स्पिंडल फाइबर का, मतलब स्पिंडल फाइबर छोटे होना चालू करेंगे और उसकी वजह से ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं मूव करना चालू करेंगे टुवर्ड्स दी पोल्स। डॉटर क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेंगे, मतलब एक डॉटर क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल की तरफ मूव करेगा, दूसरा डॉटर क्रोमोसोम नीचे वाले पोल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये इसको इस वाले क्रोमोसोम को ऊपर खींच रहा है, ये वाला स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमोसोम को नीचे खींच रहा है। तो ये ऑपोजिट पोलर मूवमेंट हो गया क्रोमोसोम्स का। ठीक है, अब जब पोलर मूवमेंट हो रहा है तो देखो कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो बेटा ये जो पार्ट है जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आगे आगे चल रहा है, ये को क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है। ये कैसा एंड है बेटा, लीडिंग एंड है। ठीक है, और इसको पीछे पीछे फॉलो कौन कर रहा है बेटा, इसके आर्म्स। ये जो है क्या है, आर्म्स। आर्म्स क्या कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं बेटा, सेंट्रोमियर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओ कि पिछले वाले जो डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब एनाफेज में आते हैं तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, टोटल कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं बेटा? 8 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स तो हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लो बेटा कि क्या लिखा था, जो पिछला पॉइंट समझाया था, पोलर मूवमेंट होता है किसका? जब पोलर मूवमेंट हो रहा है तो सेंट्रोमेयर तो लीड कर रहा है, लेकिन आर्म क्या कर रही है? ट्रेल कर रही है, आर्म उसके पीछे पीछे फॉलो कर रही है। तो एनाफेज में आपको क्या याद रखना है कि जो दो क्रोमेटेड ऑफ अ क्रोमोसोम्स को जो प्रोटीन जोड़ के रखी है जिसका नाम कोहेसिन है, वो जैसे ही डिसॉल्व होगी वैसे ही दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसी को आपने बोला है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स की तरह काम करेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाएगा। और इस इवेंट के होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डीपोलिमराइज होना चालू हो जाएंगे, छोटे होना चालू करेंगे, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से दूर होना चालू होंगे, पोलर पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेंगे। और जब पोल्स की तरफ मूव कर रहे होंगे तो उस समय पे सेंट्रोमियर आगे आगे चलेगा और उसके पीछे पीछे कौन आएगा? आर्म्स आएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आते हैं दैट इज कॉल्ड टीलोफेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा? टीलोफेज है। अब टीलोफेज के टाइम पर क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? अब देखो, एनाफेज में पोल्स पर मूव करना चालू करे थे, टीलोफेज में क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये जो टीलोफेज होता है उसको रिवर्स प्रोफेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्स प्रोफेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स क्या हुआ? पोल्स पर पहुंच चुके हैं। पोल्स पर जाकर देखो, प्रोफेज में क्या हुआ था? क्रोमेटिन कंडेंस होना चालू हुआ था, क्रोमोसोम बना था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो बना हुआ है वो डीकंडेंस होगा और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रोफेज था उसमें जस्ट उल्टा था, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा था। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से अपीयर हो जाएगी। प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलस, ये सब भी वापस से रीअपीयर हो जाएंगे। प्रोफेज में सब डिसअपीयर हो गए थे। और लास्ट में बेटा जो स्पिंडल फाइबर और एस्टरेज बने थे वो भी क्या हो जाएंगे? वो डिसअपीयर हो जाएंगे। देखो, ये जो चीज़ें हैं, क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद डीकंडेंस होंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, मतलब वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिन में। ठीक है, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये भी वापस से रिपेयर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो कि प्रोफेज के टाइम पर बना था वो भी क्या हो जाएंगे बेटा? डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे टीलोफेज के टाइम पर। ठीक है, तो टीलोफेज में आने के बाद आपके पास एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। एक न्यूक्लियस ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस 1, और एक न्यूक्लियस ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस 2। ठीक है, अभी भी सेल पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस चीज़ हो जाने के बाद टीलोफेज जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होता है इसको आप नाम देते हो बेटा साइटोकाइनेसिस। क्या नाम दिया बेटा आपने? साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल में कुछ अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में कुछ अलग तरीके से आता है। देखते हैं कैसे। देखो, अगर आप एनिमल सेल की बात करो तो बेटा मान लो ये टीलोफेज के बाद एक न्यूक्लियस ये बना था, एक न्यूक्लियस बेटा ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, तो दो न्यूक्लियस है। अब इन दो न्यूक्लियस को दो सेल्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एनिमल सेल्स में एक सेल फरो बनती है, ये जो दिख रही है बाहर से पेरिफेरी से अंदर की तरफ सेल फरो ये बनती है। अब ये सेल फरो धीरे धीरे अंदर की तरफ और बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली टच हो जाएगी, और जहाँ टच होगी वहीं से ये सेल्स डिवाइड करेगी और दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये क्या बन रहा है बेटा? सेल फरो का फॉर्मेशन होता है, सब सेल डिवाइड करती है। अब सेल फरो कहाँ से कहाँ की तरफ बन रही है? बाहर से अंदर की तरफ बन रही है या फिर अंदर से बाहर की तरफ बन रही है? तो बेटा ये बाहर से अंदर की तरफ बन रही है। आप बोल सकते हो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बन रही है। ये वाला पेरीफेरल एरिया है, ये सेंट्रल एरिया है, तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बन रही है। और पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनने वाली जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन होता है साइटोकाइनेसिस का। और सेल फरो बनाने में कौन हेल्प करता है? तो बेटा माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। ये एक कॉम्पोनेंट है साइटोस्केलेटन जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था।
ठीक है। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल फरो नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनेगा सेल फरो। इंस्टेड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है एट द सेंटर ऑफ द सेल, जिसको आप बोलते हो सेल प्लेट। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल में बनता है बिल्कुल, जिसको आप बोलते हो सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रो करेगा। सेंटर से कहाँ की तरफ ग्रो करेगा बेटा? पेरीफेरी की तरफ। देखो थोड़ा ग्रो कर गया, यहाँ पर पेरीफेरी की तरफ ग्रो करा है। ठीक है, और ये और ग्रो कर जाएगा पेरीफेरी की तरफ। ग्रो करते 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 ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग में जो चीज़ बनी है बिल्कुल नई नई, इसको तो आप बोलोगे मिडल लैमेला। ठीक है, और मिडल लैमेला बनने के बाद क्या बनती है? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़, बिकॉज सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शन है, इसलिए इसको बोलोगे बेटा सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन है साइटोकाइनेसिस की। वहाँ माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व थे, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं ये बनाने के लिए। और पहला फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहली बार जो स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, दैट इज द मिडल लैमेला। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, जो कि आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, वॉट इज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस? क्या होगा अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल में आपके पास एक न्यूक्लियस है। अब क्या है कि आप बोल रहे हो कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, लेकिन इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। देखो, अगर यहाँ कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता तो आपको एक सेल यहाँ मिल जाती और एक सेल यहाँ मिल जाती, दो सेल मिल जाती। लेकिन आप बोल रहे हो कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद ये जो साइटोकाइनेसिस था ये नहीं हुआ, तो आपके पास ये जो दो न्यूक्लियस है वो एक ही सेल में रह जाएंगे, है ना? तो एक से ज़्यादा सेल्स न्यूक्लियस आपको एक ही सेल में देखने को मिलेंगे ना, तो उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटा? मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप? सिंसीशियम बोलते हो। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, या फिर जो कोकोनट का लिक्विड होता है ना, उसको आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हो, वो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन में ही प्रेजेंट होता है। नाउ माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? देखो बेटा, माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करा देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं, जो हमेशा डिवाइडिंग स्टेट में रहती है, जिसमें एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आती हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आती हैं, इन दोनों में जब डिवीजन होता है तो क्या होती है बेटा? ग्रोथ होती है। ठीक है, प्राइमरी में डिवीजन होगा तो लेंथ बढ़ेगी, सेकेंडरी में डिवीजन होगा तो विड्थ बढ़ेगी सेल प्लांट की। इसके अलावा ये सेल को रिपेयर कराने में और रिप्लेस कराने में भी हेल्प कर देती है। ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, गट की जो लाइनिंग होती है और ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसको कंटिन्यूसली रिप्लेस किया जा रहा है, और वो रिप्लेस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। इसके अलावा ये जो क्या करता है बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब सेल को डिवाइड होना है तो आपके पास क्या है? यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। अब जब ये सेल डिवाइड होना चाहती है तो बेटा सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का साइज़ उस प्रोपोर्शन में उतना बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, और इतना ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा और सेल का साइज़ कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है तो पूरी सेल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हुआ है। अब इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को वापस से मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। सेल के साइज़ को वापस से उतना लाना पड़ेगा जितना न्यूक्लियस झेल पाए, है ना? तो इसको आप न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, या फिर आप इसको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट हेल्प्स मेंटेन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स में बात करें तो माइटोसिस डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है, बहुत आराम से देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो जाइगोट था 2n था, अब इस 2n जाइगोट में माइटोसिस हुआ तो पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो बने, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। फिर इस एम्ब्रियो में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा? ऑर्गेनिज्म बना, जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं। तो सोमेटिक सेल्स में तो हो ही रहा है, लेकिन जो ड्रोन्स होती है, हनी बी के ड्रोन्स होते हैं, उसमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यूजुअली डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो एनिमल्स होते हैं यूजुअली उसमें माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो ड्रोन्स है उसमें हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो माइटोसिस यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिल सकता है और हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो प्लांट्स के लिए तो बहुत कॉमन है, लेकिन एनिमल्स में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं।
तो जो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो कि आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे, कि ड्रोन्स में क्या होता है बेटा, कि जो एग होता है वो एग डायरेक्टली, जो कि एग एक ऐसा है हैप्लॉइड है, एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा चाहिए बेटा, माइटोसिस चाहिए। ड्रोन भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्शन याद रखना है कि एनिमल्स में जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन ड्रोन एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गए माइटोसिस के, ठीक है। अब अगर हम एक बार इसको रिवाइज करना चाहें तो बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि यहाँ पर दो फेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में 3 स्टेजेस है, G1, S एंड G2, और जो एम फेज है उसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये सीक्वेंस इसी में रहना है। सेल साइकिल की ड्यूरेशन वेरी करेगी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो कि डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ईस्ट में 90 मिनट होती है, ह्यूमन में 24 घंटा होती है, जिसमें कि ज़्यादातर टाइम इंटरफेज में चला जाता है, बहुत ही कम टाइम जाता है एम फेज के पास। अब जीवन जब इंटरफेस की बात करें तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड करने के लिए। जिसमें अगर पूछा जाए कि ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स कौन सी स्टेज में डिवाइड कर जाती हैं, तो डुप्लीकेट हो जाती हैं, तो वो जीवन फेज हो जाएगा, ठीक है। अगर डीएनए के रेप्लिकेशन कौन सा स्टेज में होता है, तो एस फेज में होता है। सेंट्रोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। हिस्टोन सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज में। कोहेसिन प्रोटीन कहाँ बनता है बेटा, एस फेज में बनता है। अगर G2 फेज की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या क्या होता है बेटा, अगर पूछा जाए कि गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, तो बेटा G2 फेज में। प्रोटीन सिंथेसिस का होता है तो G2 फेज में। सेल ग्रोथ तो सब जगह चली रही है, ठीक है। उसके बाद एम फेज जो होता है उसको बोला जाता है सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक स्टेज है। क्यों, क्योंकि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है सभी कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स का। सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। What is the best stage to study the morphology of chromosome? Metaphase. Best stage to study the shape of chromosome? Anaphase. Longest phase is prophase. End phase is telophase. ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू होंगे, क्रोमोसोम यहाँ पे बन जाएंगे, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड दिखेंगे, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेगा, और जब मूव कर रहा होगा तो स्पिंडल अपरेटस भी बना देगा। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस सब डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेटाफेज के स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया प्रोफेज में, वैसे ही मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। मेटाफेज के टाइम में क्या, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे डिस्पर्स हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और क्रोमोसोम इस टाइम पे पूरी तरीके से कंडेंस्ड है, सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे ज़्यादा मोटा दिख रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम्स को आप इस स्टेज में सबसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, काइनेटोकोर बनता है सेंट्रोमेयर के ऊपर, उस काइनेटोकोर के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। उसके बाद जो इधर उधर फैले हुए क्रोमोसोम्स है उसको सेंटर ऑफ द सेल पर लाया जाता है, और फिर जब सेंटर ऑफ द सेल पर आ जाते हैं तो एक मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है। जैसे ही मेटाफिजिक प्लेट बनी वैसे ही मेटाफेज कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमोसिन जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्रोमोसिन के डिसॉल्व होने की वजह से क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते हैं। अब एक क्रोमोसोम के पास जो 2 क्रोमेटिड्स थे वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की तरह काम कर रहे हैं। अब ये 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक क्रोमोसोम से बने हैं, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ था स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर छोटा होना चालू होगा, छोटा होना चालू होगा तो एक डॉटर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, और जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे होंगे तो सेंट्रोमेर आगे आगे होगा और इसके पीछे पीछे कौन होगा, आर्म्स, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज में क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद वहां पर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके हैं। उसके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुकी है, अंदर न्यूक्लियोलस भी बन चुका है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आप भी रिपेयर हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो चुके हैं क्योंकि अभी स्पिंडल फाइबर का कोई काम बचा नहीं है। अब आगे अगर हम देखें साइटोकाइनेसिस को, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा अलग तरीके का होता है। एनिमल सेल में बेटा फरो बनता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। एनिमल सेल में फरो बनाने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, और सेल प्लेट बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में सेंट्रीपीटल मतलब बाहर से अंदर की तरफ होता है, लेकिन प्लांट सेल में अंदर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में होता है। प्लांट सेल में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको आप नाम देते हो मिडल लैमेला, ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी, जो कि आपको कोकोनट के वाटर वाले पार्ट में देखने को मिलता है।
इंपॉर्टेंस में ही है कि ग्रोथ में हेल्प कर देगा। प्लांट्स में अगर मेस्टमेटिक सेल्स में ग्रोथ हुई तो बेटा उसकी हाइट, उसकी विड्थ बढ़ सकती है। रिपेयर, सेल रिपेयर करानी हो माइटोसिस करो, रिप्लेसमेंट कराना हो माइटोसिस करो, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देखने को मिलता है। और ये जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या फिर सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को भी मेंटेन रखता है। एनिमल्स में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो ड्रोन्स होते हैं उसमें हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिल जाता है। और प्लांट्स जो होते हैं उसमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी दिखता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी दिखता है। ठीक है, तो दीज वर द सिग्निफिकेंस। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सेल साइकिल रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल। तो सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कैसा है बेटा? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो बेटा कुछ चेक पॉइंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कितने? देखो बेटा, अब हमने सेल साइकिल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। पहला G1 होता है, दूसरा एस G2, देन एम फेज आती है। ठीक है, अब यहाँ पे G1 से जब एस ट्रांजिशन हो रहा है तो एक चेक पॉइंट है जिसको आप बोलते हो G1S चेक पॉइंट। ठीक है, दूसरा जब G2 से एम ट्रांजिशन होता है तो दूसरा चेक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं G2 to M चेक पॉइंट। और जब तीसरा ट्रांजिशन है वो मेटाफेज टू एनाफेज हो रहा है तो इसको आप बोल रहे हो बेटा मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, अब इन चेक पॉइंट का काम क्या होता है बेटा, और ये चेक पॉइंट किसकी तरह काम करते हैं? तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स है। कितने चेक पॉइंट्स है बेटा? तो ये क्या है बेटा? चेक पॉइंट्स है। और कितने चेक पॉइंट्स हैं? तो 3 चेक पॉइंट है। कौन कौन से? सबसे पहला G1S, दूसरा हो गया बेटा G2M, और तीसरा हो गया मेटाफेज, मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, 3 चेक पॉइंट हो गए। अब अगर हम जीवन, ये किसकी तरह काम करते हैं बेटा? ये स्विच की तरह काम करते हैं। या तो ये ऑन होंगे या फिर ये ऑफ होंगे। और किस कंडीशन में ऑन होंगे या किस कंडीशन में ऑफ होंगे वो देख लेते हैं हम। देखो भाई, अब हमें इतना पता है कि कोई भी सेल है जो एंटर करी है, सबसे पहले एंटर करेगी किस में? G1 फेज में। अब G1 फेज में कुछ चीज़ें हैं जो उसको परफॉर्म करनी है। अगर उसने वो सही से परफॉर्म करी होगी तो मतलब सारी चीज़ें सही चल रही हैं, है ना। और अगर उसने सही से चीज़ें परफॉर्म नहीं करी हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, अगर इसने सभी चीज़ें सही से परफॉर्म करी होगी तो यहाँ G1S चेक पॉइंट बैठा है। तो G1S चेक पॉइंट जो है वो देखेगा कि सेल ने G1 में जो काम करना था वो किया है सही से कि नहीं किया। अगर किया होगा तो ये कैसा होगा बेटा? ऑन रहेगा। ऑन रहेगा तो ये आगे भेज देगा सेल को कौन सी फेज़ में? एस फेज़ में। एस फेज़ में डीएनए का एप्लीकेशन वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। फिर G2 में जो जो इवेंट्स होने थे वो होंगे और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँचेगी बेटा? G2M चेक पॉइंट पर। अब G2M चेक पॉइंट अगर ये देख पाया कि उसने जो डीएनए का एप्लीकेशन करना था वो करा या नहीं करा, करा तो सही से करा कि नहीं करा, ये सब चीज़ चेक करेगा और सब चीज़ सही मिली तो ये ऑन हो जाएगा। और ऑन होने की वजह से सेल को ये आगे प्रोसीड कर देगा कहाँ पे? प्रोफेज में। प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में जो चीज़ें होनी होगी। फिर मेटाफेज आएगा, मेटाफेज में होगा। फिर मेटाफेज से जब एनाफेज जाएगा तो मेटाफेज टू एनाफेज वाला चेक पॉइंट आएगा। मेटाफेज टू एनाफेज वाला चेक पॉइंट सिर्फ एक चीज़ चेक करता है कि स्पिंडल फाइबर सही से अटैच हुआ कि नहीं हुआ। अगर सही से अटैच हुआ होगा तो ये क्या होगा बेटा? ऑन रहेगा। और ऑन रहेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे भेजेगा, आगे भेजेगा, एनाफेज कंप्लीट करेगा, टीलोफेज कंप्लीट करेगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा और अल्टीमेटली आपको 2 सेल्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो तब होगा जब सब चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि सेल एंटर करी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे G1 फेज में कुछ एरर है डीएनए के अंदर। ठीक है, कोई म्यूटेशन हो गया डीएनए के अंदर। अब G1S चेक पॉइंट चेक करेगा कि यहाँ जो डीएनए है वो सही है गलत है। अगर गलत होगा, सही नहीं होगा, कोई एरर होगा डीएनए के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब ऑफ होगा तो ये टाइम देगा कि जहाँ जीवन में उसी को सही कर, अगर सही हुआ तो आगे भेजेगा, सही नहीं हुआ तो आगे नहीं भेजेगा। तो यहाँ रोक लिया उसने। ठीक है, चलो अब इसने मान लो कि जीवन जो सेल है जिसको रोका गया था उसने सारी चीज़ें सही कर ली, जो भी एरर था सही कर लिया, तो उसको आगे भेज दिया कहाँ पर? एस फेज़ में। एस फेज़ में क्या होना है? डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ 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 अब ये सब चीज़ें कंप्लीट होने, डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया एस फेज़ के बाद। उसके बाद वो कहाँ पहुँचा बेटा? G2M पे पहुँचा। अब G2M ये चेक करेगा कि उसने डीएनए का रेप्लिकेशन सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, कि कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड करते समय उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई एरर तो नहीं कर दी। अगर एरर नहीं करी होगी तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने वाले केस में सेल को G2 में ही रोक लेगा और बोलेगा कि पहले इसको सही कर फिर वापस आई। अब उसके बाद सेल क्या होगी बेटा? सही करेगी जो भी एरर करी है उसने। सही करने के बाद दोबारा से आएगा, सेल दोबारा से चेक करेगा, सॉरी चेक पॉइंट दोबारा से देखेगा। चेक पॉइंट देखने के बाद अगर उसे लगा कि हाँ सही है तो इसको आगे भेज देगा। कहाँ भेज देगा?
प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद कहाँ गया? मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद जब एनाफेज में जा रहा होगा तो उस समय पे दोबारा से इससे पूछा जाएगा कि क्या स्पिंडल फाइबर सही से लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होगा, स्पिंडल फाइबर सही से अटैच नहीं हुआ होगा, तो ये चेक पॉइंट कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो सेल कहाँ अरेस्ट हो जाएगी बेटा? मेटाफेज में ही अरेस्ट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। और अगर सारी चीज़ें सही हुई तो ये ऑन रहेगा, आगे बढ़ के साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। ठीक है। तो ये तो था बेटा सेल साइकिल रेगुलेशन। अब इस यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, क्या कि देखो बेटा ऐसा थोड़े ना है कि ये सेल है, इसने इसने मान लो एंटर करी सेल साइकिल में, पूरा कंप्लीट करा, 2 सेल्स बना ली, फिर दोबारा से 2 सेल्स एंटर करेगी और नई सेल्स बनाएगी। ये प्रोसेस बार बार चलता तो रहेगा, दैट इज़ ट्रू। लेकिन कभी ना कभी तो इसको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो क्या करेगा कि मान लो नई सेल बनने के बाद सीधा आ तो जाती है जीवन फेज में, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि उसको अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहीं से वो एग्जिट करेगी। और एग्जिट करने के बाद कहाँ एंटर कर जाएगी बेटा? एक स्टेज में जिसको आप नाम देते हो क्विसेंट स्टेज। कौन सा स्टेज? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज को आप और क्या बोलते हो बेटा? जी नोट फेज भी बोल देते हो। ठीक है, जी नोट फेज भी बोल देते हो। इस जी नोट फेज में या क्विसेंट स्टेज में होता क्या है बेटा? ध्यान से समझेंगे कि इस जी नोट फेज में क्विसेंट स्टेज में हो क्या रहा है। सेल एक्टिव तो है, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, बट सेल डिवाइड नहीं करती। सेल डू नॉट प्रोलिफरेट, डू नॉट प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट नहीं करती है। ठीक है। अब इस स्टेज में सेल या तो परमानेंटली जाएगी या टेम्परेरीली जाएगी। अब कौन परमानेंटली गई है, कौन टेम्परेरीली गई है, देख लो। इस स्टेज में या तो टेम्परेरीली जाएगी या परमानेंटली जाएगी। एक होता है टेम्परेरी, अगर टेम्परेरी गई है तो वापस से एंटर कर सकती है, और एक होता है परमानेंटली, परमानेंटली भी जा सकती है। परमानेंटली कौन कौन जाती है बेटा? एक हार्ट सेल जाती है और दूसरी कौन सी जाती है बेटा? नर्व सेल। ठीक है। ये हमेशा कौन सी स्टेज में रहेगी? जी नोट स्टेज में रहेगी। ये वापस से एंटर नहीं कर सकती, और अगर ये वापस से एंटर नहीं कर सकती तो ये नहीं बन भी नहीं सकती। तो एक बार डैमेज हो गई तो परमानेंटली खत्म है। ठीक है। लेकिन जो टेम्पररी वाली होती है वो तो वापस से आ सकती है ना, जो कि आप देखते हो जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसी होती है जिसकी सेल्स वापस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रीगेन करती हैं और डिवाइड करना चालू कर देती हैं। तो वो तो टेम्पररीली जी नोट फेज में है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कभी भी वापस लौट के आ ही नहीं सकती, तो अगर उनमें कोई भी डैमेज हो तो परमानेंटली वो सेल गई, खत्म। ठीक है। तो जी नोट फेज इंपॉर्टेंट स्टेज है बेटा, इसको ध्यान रखना कि एंड जब एग्जिट करना होता है तो कौन सी स्टेज से एग्जिट करती है? जीवन से ही एग्जिट करती है। जीवन से एग्जिट करके सेल कहाँ एंटर करती है बेटा? जी नोट में एंटर करती है। और जी नोट को क्या बोला जाता है? क्विसेंट स्टेज बोला जाता है। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल मरी नहीं है, जिंदा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इट डज नॉट प्रोलिफरेट। और इसमें सेल या तो टेम्परेरी रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, या फिर परमानेंटली जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें थी बेटा सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन के बारे में, ये सब चीज़ें थी माइटोसिस के बारे में। इसी के साथ बेटा आज का ये लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। अब आपसे मिलेंगे हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू, बाय।